हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 38 से लेकर सेक्शन 44 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तक कवर करेंगे। जल्दी से जल्दी टाइम के अंदर कवर करेंगे इन सेक्शंस को। इससे पहले हमने सेक्शन 37 तक कवर कर लिया, तो आप उनको मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं और समझ सकते हो अच्छे से कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर उन सेक्शंस में क्या दिया गया। अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर, सेक्शन 38 के ऊपर। देखिए सेक्शन 38 बात करता है इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज के बारे में। इंस्टॉलमेंट वर्ड से आपको पता चलता है इंस्टॉलमेंट मतलब इन पार्ट्स, तो जो डिलीवरी है वो इन पार्ट्स हो रही है। तो सब सेक्शन 1 जो है वो मना करता है कि कोई भी जो सेलर है वो बायर को इंस्टॉलमेंट के अंदर डिलीवरी नहीं कर सकता, लेकिन कब कर सकता है, जब वो अपना इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब तक वो अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तब तक वो इस तरीके की डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर नहीं होती। अब मान लीजिए कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसके अंदर आपने इस तरीके की बात करी कि हम अपनी डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे, कि भाई मैंने जैसे आपको 100 केजी अनियंस देने हैं तो मैं आपको 15 केजीज करके या 10 केजीज करके 10 इंस्टॉलमेंट में दूंगा। ये बात हमने पहले ही डिसाइड कर ली, अदरवाइज मुझे एक बारी में 100 केजीज की डिलीवरी करनी पड़ती। तो अब देखिए क्या होता है कि हमने जब जैसे हमने बात की, अब अगर हम सबसेक्शन 2 के ऊपर आए, अगर हमने इस तरीके की बात कर ली, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज रख ली कि मैं आपको डिलीवरीज 10 इंस्टॉलमेंट में दूंगा, जैसे 100 केजी अनियंस देनी तो 10 इंस्टॉलमेंट में दूंगा, ये बात हमने कर ली। अब जब इस तरीके की बात हमने कर ली, मान लीजिए कि मैंने 5 डिलीवरीज तो बिल्कुल ठीक करी, जैसे आपने अनियंस बोले थे, जिस डिस्क्रिप्शन के बोले थे, जिस क्वालिटी के बोले थे, पहले 5 डिलीवरीज बिल्कुल सही की, लेकिन मैंने छठी डिलीवरी के अंदर जो छठी इंस्टॉलमेंट थी उसके अंदर कोई गड़बड़ कर दी। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा, उसके लिए सबसेक्शन 2 बोलता है कि इसके लिए आप कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं बता सकते, ये हर एक सिचुएशन हर एक एक्ट के अंदर चेंज होगी चीज, ये हर एक केस के मेरिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। मेरिट्स मतलब फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है मेरी सिचुएशन के अंदर वो पूरे गुड्स को रिजेक्ट कर दे, लेकिन अब जैसे मेरी सिचुएशन थी, यहाँ पे वो 50 केजीज अनियंस एक्सेप्ट कर चुका है, तो ये ऐसे फैक्ट्स हैं इसके जो हमें ये शो करते हैं कि वो बाकी जो पहले 50 केजीज अनियंस ले रखे हैं उनको वापस नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऐसे गुड्स हैं। अगर ऐसी सिचुएशन होती, मैं कोई ऐसे गुड्स देता जिसके अंदर वो मुझे वापस कर सकता था, तो फिर वो पूरे गुड्स रिजेक्ट कर सकता था। तो ये मेरिट्स ऑफ ईच केस के ऊपर डिपेंड करेगा, हर एक केस के फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर किस तरीके से डील करना है। कि अगर इस तरीके से इंस्टॉलमेंट की बात हुई है और मैं किसी इंस्टॉलमेंट के अंदर कोई डिफेक्ट कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम कर देता हूं, तो क्या होगा। हमारे सामने यहाँ पे केस आता है मैपल फ्लॉक्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनिवर्सल फर्नीचर प्रोडक्ट्स वेम्बले लिमिटेड। ये केस जो है इस सेक्शन से रिलेट करता है। ये केस के अंदर क्या होता है कि इसको 100 टन्स जो है सामान सप्लाई करना होता है, ठीक है। कुछ कॉर्पस पता नहीं क्या कोई चीज होती है, 100 टन्स डिलीवर करनी होती है। अब क्या होता है कि पहली 15 इंस्टॉलमेंट तो ये बिल्कुल ठीक करता है, ठीक है। जो 16th इंस्टॉलमेंट होती है उसके अंदर जो क्लोरीन की उसके अंदर मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद जो अगली 4 डिलीवरीज होती है वो भी बिल्कुल ठीक करता है। तो ये पहुंच जाता है कोर्ट के पास और बोलता है कि भाई मेरी ये पूरे के पूरे जो गुड्स इसने मुझे बाकी जितने टन सप्लाई किए हैं, जैसे 97 टन कुछ सप्लाई हो जाता है, ये मैं सब रिजेक्ट करना चाहता हूं। तो कोर्ट यहाँ पे इस बात को मना कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो फैक्ट्स हैं वो ये शो करते हैं कि जो व्यक्ति गुड्स डिलीवर कर रहा है उसकी इस तरीके की कोई इंटेंशन नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे इसके फैक्ट जो थे वो अपनी अलग चीज शो कर रहे थे, ऐसे अगर कुछ और केस होता जहां पे उसकी इंटेंशन गलत आ जाती या फिर जहां पे वो गुड्स रिजेक्ट होने वाले ही थे तो वो वहां पे रिजेक्ट हो सकते थे। तो ये चीज हर एक केस के मेरिट्स के ऊपर डिपेंड करेगी, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर डिसीजन नहीं दिया जा सकता। ये सेक्शन ये बोलता है। सेक्शन 38 के अंदर हमें इतनी बात बोली गई, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन 39 के ऊपर, जो हमें डिलीवरी टू कैरियर और वॉर फिंगर की बात करता है। सबसे पहले मैं आपको वॉर फिंगर बता दूं क्या होता है, वॉर्फ बता देता हूं क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा सी या फिर कोई भी जैसे पोर्ट वगैरह होता है, वहां पे इस तरीके से कुछ लकड़ का बना होता है जिसके ऊपर आप आगे जाते हो और यहाँ पे आगे शिप्स खड़ी होती है और यहाँ से गुड्स जो है वो चढ़ते उतरते हैं उसके ऊपर, तो उसको वॉर्फ बोलते हैं। और उसका जो मालिक होता है वॉर्फ फिंगर होता है, जो भी वहां घूम रहा वगैरह होता है। अब आप क्या करते हैं कि जो गुड्स है उसको कैरियर पे या फिर वार फिंगर पे
डिलीवर कर देते हो। तो जो इसका सबसेक्शन 1 है सेक्शन 39 का, वो ये बोलता है कि जिस मूवमेंट पे आपने वो गुड्स उसको डिलीवर कर दिए, या तो इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो अलग बात है, नहीं तो जिस मूवमेंट पे, जैसे उसने बोला था कि इस पर्टिकुलर कंपनी के कैरियर पे चढ़ाना, अदरवाइज आपने जिस मूवमेंट पे वो कैरियर को डिलीवर कर दिए गुड्स, ये मान लिया जाएगा कि वो गुड्स किसको डिलीवर हो गए, बायर को डिलीवर हो गए। ये सेक्शन 39 का सबसेक्शन 1 बोलता है, जिस मूवमेंट पे आपने गुड्स को डिलीवर कर दिया कैरियर को, उसी मूवमेंट पे मान लिया जाएगा कि वो बायर को गुड्स डिलीवर हो गए। फिर इसका सबसेक्शन 2 बोलता है सेलर कॉन्ट्रैक्ट विद कैरियर। अब क्या होता है यहां पे, जो सेलर होता है उसको जो कैरियर होता है, जैसे जो गुड्स ले जाने वाला है, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, जो भी मटेरियल चीजें उसके अंदर उसको बतानी होगी। अगर वो इस तरीके की चीज उसको नहीं बताएगा, क्यों बतानी होगी, ताकि कल को जो बायर है वो उस कैरियर वाले के ऊपर केस कर सके। मान लीजिए वो गुड्स रास्ते में ट्रांजिट के अंदर लॉस कर देता है, उसको हार्म पहुंचा देता है, तो उस बेसिस पे बायर उसको उसके ऊपर स्यू कर सके। जैसे यहां पे हमारे पास केस आता है क्लार्के वर्सेस हचिंस का। यहां पे क्या होता है, 5 यूरो के गुड्स जो हैं डिलीवर किए जाते हैं सेलर के द्वारा बायर को। सेलर क्या करता है, ये जाके दे देता है कैरियर को। कैरियर को बताता नहीं इस तरीके की कोई चीज की 5 यूरो के गुड्स हैं ये वो, और जो कैरियर होता है वो उसको हार्म पहुंचा देता है गुड्स को, किसी भी तरीके से लॉस हो जाता है उसको। तो अब यहाँ पे जो बायर होता है वो इसके ऊपर स्यू नहीं कर सकता, ना ही सेलर इसके ऊपर स्यू कर सकता, क्योंकि ये चीज पर्टिकुलरली उसके द्वारा उसको बताई नहीं गई। सबसेक्शन 239 का ये बोलता है। फिर आते हैं हम सबसेक्शन 3 के ऊपर। अब मान लीजिए जहां पे गुड्स सी के थ्रू, मतलब शिप के थ्रू बायर तक पहुंच रहे हैं, जैसे थ्रू प्लेन पहुंच रहे हैं, वो सब अलग चीजें हो जाएंगी, बाय रोड पहुंच रहे हैं, बाय रेलवे पहुंच रहे हैं, वो अलग चीजें। यहां पे पर्टिकुलर केस आता है थ्रू सी बायर तक वो गुड्स पहुंच रहे हैं। तो यहां पे जो सेलर है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो बायर को बताए कि मैं गुड्स आपको थ्रू सी बेच रहा हूं और आप इसका इंश्योरेंस करा लीजिए। लेकिन अगर इस बात की इंटीमेशन पहले से बायर को है कि ये गुड्स मेरे पास सी के थ्रू आएंगे, तो वहां पे सेलर के लिए जरूरी नहीं है उसको ये बात बताना। अब यहां पे आपको मैं एक दो टर्म्स बता देता हूं, जैसे कि जो गुड्स होते हैं जो जब सी के थ्रू जाते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें चलती हैं। गुड्स एक होते हैं फ्री ऑन बोर्ड, एक होते हैं कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, और एक होते हैं एक्स शिप। अब देखिए फ्री ऑन बोर्ड क्या होता है। फ्री ऑन बोर्ड मतलब ये होता है कि जब गुड्स बेचे जाते हैं सेलर के द्वारा बायर को, तो उसकी डिलीवरी करानी होती है। तो यहाँ पे जो सेलर होता है वो सिर्फ और सिर्फ वहां तक का खर्चा उठाता है जहां तक कि शिप के ऊपर या जिस भी चीज के थ्रू वो वाटर के थ्रू जाएगी बायर तक, उस पर चढ़ाने का जितना खर्चा होता है, लोडिंग एक्सपेंसेस तक का खर्चा उठाता है। उसके बाद उसकी इंश्योरेंस, फ्रेट, कोई भी कॉस्ट होती है वो बायर को उठानी होती है। लेकिन दूसरे टाइप का एक होता है जिसके अंदर कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट तीनों ही कौन उठाता है, सेलर उठाता है, और ये सबसे ज्यादा चलता है। उसके बाद आता है एक्स शिप। इसके अंदर क्या होता है, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, जहां पे भी, जैसे मैंने फ्रांस गुड्स पहुंचाने वहां का जो पोर्ट है, वहां तक के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी चीज होगी, सब किसको उठानी होगी, सेलर को उठानी होगी। भाई जो बायर होगा वो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पे आएगा, गुड्स उठा के ले जाएगा। तो ये 3 तरीके बेसिकली होते हैं जो थ्रू सी गुड्स डिलीवर होते हैं। सेक्शन 39 के अंदर हमें इतना बोला जाता है। फिर वहीं अगर हम आए सेक्शन 40 के ऊपर, तो जो सेक्शन 40 है हमारा, वो क्या बोलता है, रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंट प्लेस, की जो रिस्क है गुड्स का अगर वो डिस्टेंट प्लेस पे डिलीवर हो रहे हैं। तो इस जगह पे क्या होता है, अगर हम सेक्शन को रीड करें सेक्शन 40 को, तो वो क्या बोलता है, वेयर द सेलर ऑफ गुड एग्रीज टू डिलीवर, कौन सेलर जो है वो एग्री हो रहा है गुड्स को डिलीवर करने के लिए, डिलीवर दैम एट इज ओन रिस्क, कहता है कि जो भी इसके अंदर रिस्क होगा गुड्स का वो मेरा रिस्क होगा, एट अ प्लेस अदर देन वेयर दे आर व्हेन सोल्ड, उस जगह के अलावा, जैसे हमने सेक्शन 36 में देखा था, गुड्स कहां पे डिलीवर करने होते हैं, जहां पे वो सोल्ड होते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कहीं और वो डिलीवर किए जाते हैं और उसका रिस्क जो है वो सेलर ले लेता है उसके अंदर, द बायर शैल नेवरथलेस अनलेस अदरवाइज एग्रीड टेक एनी रिस्क ऑफ डिटोरिएशन इन द गुड्स नेसेसरली इंसिडेंटेड टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। तो वहां पे अगर उसका कोई भी जो रिस्क होगा वो
बायर का नहीं होगा, अगर उसके ऊपर बायर एग्री होगा तो बायर का होगा, अदरवाइज सेलर का होगा। सेक्शन 40 इतनी सी बात बोलता है। फिर आते हैं हम सेक्शन 41 के ऊपर। सेक्शन 41 बोलता है राइट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब गुड्स को देखना कि भाई जो गुड्स आपने मेरे को दिए हैं क्या वो गुड्स सही हैं, क्या उनके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, या भाई अगर सेल बाय सैंपल हुई थी तो क्या वो सैंपल से मैच कर रहे हैं, अगर सेल बाय डिस्क्रिप्शन हुई थी तो क्या वो डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज को हम एग्जामिनेशन करना बोलते हैं, उनको देखना। तो ये राइट बायर के पास होता है। सबसेक्शन 1 ये बोलता है एक्सेप्टिंग डॉक्यूमेंट बायर नॉट डीम्ड टू एक्सेप्ट गुड्स, कि अगर बायर ने उसके सिर्फ डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उसके पास से जो उसको एग्जामिन करने का राइट है वो चला जाएगा। ये माना जाएगा अभी वो गुड्स एक्सेप्ट नहीं हुए जब तक कि वो उसको एग्जामिन नहीं कर लेता। सब सेक्शन 1 ये बोलता है। इसके अंदर हमारे पास एक बहुत अच्छा केस है जिसका नाम है हेल्टबर्ट वर्सेस हिक्सन। हेल्टबर्ट वर्सेस हिक्सन। इस केस के अंदर क्या होता है कि जो बायर होता है वो फ्रेंच आर्मी के लिए कुछ शूज खरीदता है, और जब वो लंदन के पोर्ट के ऊपर पहुंचते हैं तो वो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है और उनको फ्रांस के लिए भेज देता है। लेकिन बाद में जब उसको एग्जामिन करता है तो ये पता चलता है कि वो गुड्स के अंदर कुछ कमी थी, वो जो शूज थे उसके अंदर कुछ कमी थी और वो अनफिट है आर्मी के लिए, जिस वजह से वो गुड्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यहां पे वो पहुंच जाता है, जो सेलर होता है कोर्ट के पास, कि मेरे इस तरीके से गुड्स रिजेक्ट कर रहे हैं, पहले इसने एक्सेप्ट कर लिए थे। तो कोर्ट फिर यही बात बोलता है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेने से उसके पास से उसको एग्जामिनेशन करने का राइट नहीं चला जाता। सबसेक्शन 1 ये बात बोलता है, जो कि हमें इस केस से समझ आ जाती है हेल्टबर्ट वर्सेस हिक्सन के केस से। सबसेक्शन 2 बोलता है रिक्वेस्ट बायर टू एग्जामिन, मतलब इट इज अ ड्यूटी ऑफ सेलर टू रिक्वेस्ट द बायर दैट टू इंस्ट्रक्ट हिम टू एग्जामिन द गुड्स। मतलब कि ये सेलर की ड्यूटी होती है जब भी वो गुड्स बायर के पास भेजेगा कि उससे वो बोले कि बायर आप मेरे गुड्स को एग्जामिन कर लीजिए, आप मेरे गुड्स को देख लीजिए कि मैंने गुड्स सही बेचे हैं या नहीं बेचे आपको। तो ये किसकी ड्यूटी है? सेलर की ड्यूटी है। सेलर हमेशा बायर से बोलेगा कि आप गुड्स को एग्जामिन कर लीजिए, मैं आपके पास एकदम सही गुड्स भेज रहा हूं, बाद में आप मुझे मना मत करना। जिस डिस्क्रिप्शन के गुड्स आपने बोले थे या फिर जो सैंपल आप देख के गए थे या जो भी गुड्स आपने बोले थे वही गुड्स मैं आपको भेज रहा हूं, इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। तो ये किसकी ड्यूटी होती है? सेलर की ड्यूटी होती है कि वो बायर को बोले कि भाई एक बार गुड्स देख लो। सेक्शन 41 क्लियर। अब आते हैं सेक्शन 42 के ऊपर। सेक्शन 42 बोलता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब कौन एक्सेप्ट करेगा गुड्स को? बायर एक्सेप्ट करेगा। मतलब हम सेलर से किसके ऊपर आ गए? बायर के ऊपर आ गए। उसने गुड्स डिलीवर कर दिए, आपने एग्जामिन कर लिए। अब बात आती है एक्सेप्टेंस की, क्योंकि जब तक गुड्स एक्सेप्ट नहीं होंगे तब तक आपके पास उसकी ओनरशिप नहीं आएगी। एक्सेप्टेंस के लिए क्या बोलता है कि एक बारी अगर बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया तो वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, बाद में वो उसको उसके पास वापस नहीं भेज सकता। अगर एक बारी एक्सेप्ट कर लिया तो एक बारी एक्सेप्टेंस के बाद में नहीं बोल सकता मेरे को गुड्स पसंद नहीं आए या गुड्स डिस्क्रिप्शन के नहीं है, ये वो कोई बातें नहीं चलेंगी। अब क्या तरीका होता है जहां पे ये मान लिया जाता है कि गुड्स एक्सेप्ट हो गए? डीम्ड टू एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, डीम्ड फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। 3 सिचुएशंस दी गई है जहां पे मान लिया जाता है कि गुड्स एक्सेप्ट हो गए। पहली सिचुएशन होती है इंटीमेट्स टू द सेलर। साफ साफ बायर ने सेलर को बोला मुझे आपके गुड्स सही लगे, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो वहां पे ऑनरशिप किसकी हो गई? बायर की हो गई। वो गुड्स एक्सेप्ट हो गए उसके द्वारा, साफ साफ उसने मुंह से बोला, इंटीमेट कर दिया। दूसरी चीज आती है डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ऑनरशिप ऑफ सेलर, कि कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे कि जो सेलर है उसकी ऑनरशिप जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाती है, जिससे कि उसकी ऑनरशिप हट जाती है। जैसे कि सेलर ने बायर के पास गुड्स भेजे, बायर ने उसको एक्सेप्टेंस के लिए कुछ नहीं बोला, बायर ने उठा के वो गुड्स आगे किसी को भेज दिए। तो ये एक्ट कैसा है? सेलर की ऑनरशिप के साथ इनकंसिस्टेंसी हो रही है, सेलर की ऑनरशिप उससे हट रही है। तो ये जो इसने एक्ट किया ये क्या शो कर रहा है कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक तरीका है जिससे कि मान लिया जाता है कि बायर ने उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। तीसरा तरीका आता है लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम।
लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम का मतलब भाई गुड्स आपके पास मैंने आज भेजे, आपको 6 महीने हो गए अपने पास गुड्स रखे हुए, इस तरीके के कोई गुड्स थे, तो यहां पे वो हर एक फैक्ट्स के अंदर, हर एक सर्कमस्टांसेस के अंदर रीजनेबल टाइम अलग अलग होता है। मैं आपके पास पेरिशेबल गुड्स भेज रहा हूं तो उसके लिए अलग होगा, मैं आपके पास किसी और तरीके के गुड्स भेज रहा हूं उसके लिए अलग होगा, तो वो हर एक गुड्स के लिए अलग होगा। तो अगर मैंने आपके पास गुड्स भेजे, आज मैंने आपके पास गुड्स भेजे, आपको 6 महीने हो गए वो गुड्स रखे हुए, तो एक रीजनेबल टाइम बीत गया मेरे गुड्स के हिसाब से। हो सकता है आपके गुड्स के लिए वो 3 दिन हो, किसी गुड्स के लिए 10 दिन हो, किसी के लिए 50 दिन हो, जैसे मैं कहता हूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 6 महीने। तो अगर एक रीजनेबल टाइम बीत जाता है तो ये मान लिया जाता है कि वो गुड्स एक्सेप्ट हो गए। तो ये 3 तरीके हैं एक्सेप्टेंस के। फर्स्ट, बाय इंटीमेशन, साफ मुंह से बोलता हूं मेरे को गुड्स ठीक लगे। दूसरा, मेरी हरकतों से, मैंने गुड्स आगे किसी को बेच दिए, जिससे कि जो सेलर की ऑनरशिप है वो इनकंसिस्टेंट हो जाती है, मेरे एक्ट से पता चल गया कि बायर को गुड्स पसंद आ गया, उसने गुड्स खरीद लिए। तीसरा हो गया, इतना टाइम हो गया मेरे पास गुड्स रखे हुए, बायर के पास एक रीजनेबल टाइम निकल गया, गुड्स उसके द्वारा एक्सेप्ट हो गए। फिर आते हैं सेक्शन 43 के ऊपर। ये बोलता है ड्यूटी आफ्टर रिजेक्शन। ड्यूटी आफ्टर रिजेक्शन मतलब कि गुड्स आपके पास भेजे गए, सेलर के द्वारा बायर के पास भेजे गए, आपको गुड्स पसंद नहीं आए, आपने क्या करना है, बायर की सिर्फ इतनी सी ड्यूटी है कि वो गुड्स को रिजेक्ट कर दे। उसकी ये सब ड्यूटी नहीं है कि उठा के गुड्स वापस भेजे और सब लेके जाए, खर्चा उठाए, ये सब कोई ड्यूटी नहीं है। सिर्फ इतनी सी ड्यूटी है कि वो उसको इंटीमेट कर दे, मेरे को आपकी गुड्स पसंद नहीं आए, मैं आपके गुड्स को रिजेक्ट कर रहा हूं, खत्म। उसकी ड्यूटी इतनी सी ड्यूटी है जो सेक्शन 43 के अंदर बोली है कि इंटीमेट कर दे सेलर को मेरे को गुड्स पसंद नहीं, और कोई ड्यूटी नहीं बनती उसकी। सेक्शन 44 के ऊपर आते हैं। सेक्शन 44 जो है बेसिकली ग्रीव्स वर्सेस अश्लीन के केस के ऊपर डिपेंड करता है। इस केस के फैक्ट्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत लंबा केस है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर रिफ्यूजिंग टू रिसीव गुड्स, कि अगर बायर जो है गुड्स को रिसीव करने से मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, तो क्या लायबिलिटी उसकी होती है। देखिए, जब भी इस तरीके की कोई चीज होती है, जब जो बायर होता है वो गुड्स को रिसीव करने से रिफ्यूज कर देता है, तो ये सेलर को कोई अधिकार नहीं मिलता कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दे। हाँ, अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख रखा था, एग्रीमेंट में लिख रखा था कि अगर आपने 10 दिन में डिलीवरी नहीं ली या रिसीव नहीं किए गुड्स, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा ब्रीच हो जाएगा, इस तरीके की कोई चीज हुई तो अलग बात है। अदरवाइज सेलर के पास इस तरीके का कोई राइट नहीं होता। तो अब सेलर क्या करे, सेलर 2 चीज कर सकता है। सेलर बायर से खर्चा ले सकता है अपने पास गुड्स रखने का, कि चार्ज फॉर वेयर हाउस, कि भाई मैं तेरे गुड्स संभाल रहा हूं, अपने पास रख रहा हूं, उसकी टेक केयर कर रहा हूं, उसका खर्चा दे दो। दूसरा चीज, उसके ऊपर एक्शन ले सकता है फॉर रिमूविंग दोज गुड्स, कि भाई ये गुड्स अपने यहां से आके हटा ले। तो ये 2 चीजें वो कर सकता है, एक्शन ले सकता है रिमूविंग करने के लिए, और वेयर हाउस का खर्चा मांग सकता है। नॉट फॉर रिफ्यूजल रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, की वो रेप्यूडिएट नहीं कर सकता उसको। वो अगर इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट था तो उसके अंदर उसके ऊपर सूट फॉर डैमेजेस कर सकता है, अदरवाइज सूट फॉर डैमेजेस भी नहीं कर सकता। तो ये जो है हमारे सेक्शन 38 से लेके सेक्शन 44 तक हमने इसको समझा। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। इस वीडियो के लिए